हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस में फिजिक्स की सबसे ही महत्वपूर्ण अध्याय विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को आसान और सरल भाषा में समझने जा रहे हैं। यह जो अध्याय है न सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जैसे SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर कोई भी PCS लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से जानते हैं कि हमारी जो यात्रा है विद्युत के सिद्धांतों में तो किस किस सेक्टर में है। देखिए, सबसे पहली बात बुनियाद यानी कि विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और परिपथ के बारे में जानेंगे। बात देखिए, हम लोग प्रेरक बल, जिसमें विभवांतर और प्रतिरोध, जिसमें विभवांतर के लिए V से और प्रतिरोध के लिए R से डिनोट करते हैं। उसके बाद केंद्रीय नियम है, जिसमें हम लोग ओम का नियम के बारे में जानेंगे, जिसमें V=I R होता है। उसके बाद परिपथ डिजाइन, जिसमें प्रतिरोधकों का संयोजन, जिसमें हम लोग श्रेणी क्रम और पाशर क्रम के बारे में जानेंगे। उसके बाद ऊर्जा का प्रभाव, जिसमें विद्युत का तापीय प्रभाव, जिसमें जूल का नियम के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे शक्ति और गणना, जिसमें विद्युत शक्ति, जिसको P से डिनोट करते हैं, और महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में लोग डिटेल से इस चैप्टर में। सबसे पहले बात जान लीजिए कि विद्युत धारा जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, तो आवेश का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या हो जाएगा, तो आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। देखिए भैया कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसमें हम लोग I = यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Q/T लिख सकते हैं। जहाँ पे I क्या होता है, तो विद्युत धारा होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, और T क्या होता है, समय होता है। देखिए SI मात्रक जान लीजिए, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर जो है वो बराबर हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकेंड का। 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर जो है वो इक्वल टू होगा 1 कूलम प्रति सेकेंड का हो जाएगा। यहाँ पे जान लीजिए कि छोटे मात्रक, जिसको हम लोग मिली एम्पियर बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मिली यहाँ पे एम्पियर, तो ये कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर होता है। इसको याद रखिएगा, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर होता है। उसके बाद एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अगर 1 माइक्रो एम्पियर पूछा जाए, 1 माइक्रो एम्पियर पूछा जाए तो कितना होगा, 10⁻6 एम्पियर होता है। देखिए ये सब कुछ पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, और अगर पूछा जाए 1 माइक्रो एम्पियर तो 10⁻6 एम्पियर होता है। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ये देखिए, ये आवेश है, ठीक है, ये आवेश का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। उसके वजह मापन, ठीक है, जिसमें हम लोग एमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं, जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है इसको। उसके बाद एक होता है प्रवाह की दिशा, ठीक है, प्रवाह की दिशा होता है। तो परंपरा अनुसार धनावेश के प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, जो इलेक्ट्रॉनों यानी कि ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। उसके बाद हम लोग अगला स्टेप में चले विभवांतर, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो विभवांतर के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रवाह को प्रेरित करने वाला जो बल होता है ना, वही विभवांतर होता है, ठीक है। विभवांतर क्या होता है, जो प्रवाह होता है। जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा कि जो आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये जो आवेश का प्रवाह हो रहा है ना, तो इस आवेश की प्रवाह करने के लिए जो बल लग रहा है ना, वही विभवांतर कहलाता है, ठीक है। वही है कि आवेश की प्रवाह को प्रेरित करने वाला जो बल होगा उसी को विभवांतर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, विभवांतर का परिभाषा क्या होता है, तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा। जैसे मान लेते हैं कि फिलहाल अभी ये यहाँ पे है धारा, ठीक है, मतलब यहाँ पे आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, तो इस आवेश को यहाँ तक लाना है। तो इस आवेश को यहाँ तक लाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये कुछ बल लगाएंगे, इस पर कुछ बल लगाएंगे। बल लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक ये पहुंच जाएगा। यानी कि वही है कि एक आवेश को एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही उसका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। जैसे इसका देखिए फॉर्मूला ही होता है, V = यहाँ पे क्या होता है, तो W/Q होता है, ठीक है। V = W/Q होता है, जहां पर W क्या होता है, W किया गया कार्य होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, W/Q, जहां पर W किया गया कार्य और Q आवेश होता है।
उसके बाद यहाँ से जान लीजिए कि जो एसआई मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट इटली के वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसका जो मात्रक एसआई मात्रक है ना, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको बी से डिनोट करते हैं। लेकिन इसका नाम वोल्ट क्यों पड़ा? क्योंकि एक इटली के वैज्ञानिक थे, नाम था अलेसांद्रो वोल्टा, ठीक है। इटली के एक वैज्ञानिक थे, नाम है क्या था? अलेसांद्रो वोल्टा, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है वोल्ट। यहां से याद रखिएगा कि 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से जान लीजिए कि मापन, तो वोल्ट मीटर के द्वारा जिसे हमेशा उन बिंदुओं से पार्श्व क्रमण के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापन होता है। मापन क्या होता है? वोल्ट मीटर द्वारा जिसे हमेशा उन बिंदुओं से पार्श्व क्रमण के पैरेलल में जोड़ दिया जाता है जिनके बीच विभवांतर मापन होता है। उसके बाद के स्रोत, तो एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विभवांतर उत्पन्न करती है। स्रोत जान लीजिए, तो एक या एक से अधिक विद्युत सेलों से बनी जो बैटरी होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है। अगला देखिए हम लोग प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध के बारे में समझते हैं। अंकित के प्रवाह में अवरोध, जो आवेश हम लोगों ने क्या देखा कि जो आवेश प्रवाह होता है, ठीक है। तो ये आवेश को प्रवाह करने में जो बाधाएं उत्पन्न होता है उस बाधाओं के ही हम लोग, तो उस बाधाएं को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि आवेश की प्रवाह को अवरोध करने वाला ही प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। वही यहाँ पे है कि यह किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश की प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। यहां से याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, और इसका सिंबल जो है इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का सिंबल होता है जो कि एक ग्रीक अक्षर के द्वारा निरूपित करा जाता है। उसके बाद देखिए सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर, तो ये क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है वो कम होता है, जैसे कि तांबा में, चांदी में, क्योंकि ये जो है ये क्या गुड कंडक्टर कहलाता है। ये अपने में से आवेश को प्रवाह होने के लिए क्योंकि देखिए ये गुड कंडक्टर में क्या होता है? जिसमें आवेश की प्रवाह जो आसानी से हो जाता है वो गुड कंडक्टर कहलाता है। उसमें प्रतिरोध का गुण बहुत कम लगता है। जैसे एग्जाम्पल में तांबा, चांदी, ये सब हो गया। एक होता है प्रतिरोधक, जिसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं, तो पर्याप्त प्रतिरोध लगता है, ठीक है। इसमें जो है प्रतिरोधक क्या होता है कि पर्याप्त प्रतिरोध लगाता है ताकि आवेश की प्रवाह ढंग से वो पार ना हो पाए। एक होता है हीन चालक, जिसको हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर, जो उच्च प्रतिरोध लगाता है। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसमें क्या हो? आवेश की प्रवाह अच्छी तरह से नहीं पार हो सके, उसी को हम लोग हीन चालक करके पुअर कंडक्टर कहेंगे, क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज्यादा लगता है। एक होता है विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध लगाता है, जैसे कांच हो गया, रबर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध लगता है, और अगर सबसे ज्यादा प्रतिरोध लगेगा तो उसमें आवेश की प्रवाह नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम प्रतिरोध हो रहा है तो इसमें आवेश की प्रवाह देखिए कितनी आसानी से पार हो जा रहा है। इसको हम लोग कम प्रतिरोध यानी कि लो रेजिस्टेंस बोलेंगे। इस फिगर में देखिए यहाँ पे आवेश का प्रवाह अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं हो पा रहा है, जिसको हम लोग अधिक प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आइए यहाँ से प्रतिरोध के बारे में समझ गए। उसके बाद देखिए एक नियम जो सबको जोड़ता है, उस नियम का नाम है ओम का नियम, ठीक है। तो इस स्लाइड में हम लोग ओम के नियम के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ से जान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर यानी कि भी और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है, परंतु जो तार का ताप होता है वो हमेशा समान ही रहता है। क्या बताया गया है कि एक विद्युत परिपथ में, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक विद्युत परिपथ है ये, तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरा, जैसे ये सिरा मान लेते हैं ये है, उसके यहाँ पे सिरा ये सिरा ये, यहाँ पे सिरा बी है, ठीक है। क्या है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरा यानी कि सिरा ये और सिरा बी के बीच के विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब इसमें जो विभवांतर है, और विभवांतर क्या बताए थे? तो विभवांतर क्या बताए थे कि एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक आवेश को प्रवाहित करने वाला जो बल लगाता है वो विभवांतर कहलाता है, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि एक विद्युत परिपथ में धातु के 2 सिरों के बीच यानी कि ए और बी के बीच उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो क्या होगा? वो समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा? वो विभवांतर का समानुपाती होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो उसमें विद्युत धारा ज्यादा होगा, और अगर विभवांतर कम होगा तो उसमें विद्युत धारा भी कम होगा, ठीक है, उनके समानुपाती है। फिर यहाँ पे क्या बताया गया कि परंतु तार का जो तापमान होता है वो हमेशा समान रहता है।
ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब बनेगा, ये कंडीशन तब बनेगा जब उस परिपथ में, ठीक है, उस परिपथ में तार का जो ताप है वो समान रहेगा, तभी ये बन पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक परिपथ में से एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक, ठीक है, उसमें जो प्रवाहित होने वाला जो विद्युत धारा होगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा और तार का ताप हमेशा समान रहेगा। यही कहलाता है ओम का नियम। यानी कि हम कह सकते हैं कि भी जो है वो समानुपाती होगा आई का। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भी इक्वल टू यहाँ पे क्या आई आर लिख सकते हैं, जहाँ पे आर क्या है, आर एक नियतांक वैल्यू है, कंस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से देखिए कि इसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकला। तो आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू भी बटे आई लिख सकते हैं, ठीक है, आर इक्वल टू भी बटे आई लिख सकते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम आर इक्वल टू भी बटे आई लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा जो होगा, जो ये प्रवाहित धारा होगा वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि उल्टा होगा। मतलब अगर आर का वैल्यू ज्यादा होगा तो आई का वैल्यू कम होगा, लेकिन अगर आई का वैल्यू ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू कम होगा, ठीक है। वैसे भी सोचने वाली बात है कि जब एक तार है, ठीक है, जब एक तार है, जब इस तार में विद्युत धारा ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध कम होगा, लेकिन अगर प्रतिरोध ही ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि उसमें विद्युत धारा कम होगा, ठीक है। तो ये उसका उल्टा होता है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है जिसमें विभवांतर भी यानी कि विद्युत धारा आई, जो कि यहाँ पे ये जो रेखा दिखाया गया है यहाँ पर, ये भी और आई के बीच एक ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा है, ठीक है। ये 45 डिग्री से गुजरा गया है, जो कि एक सरल रेखा है। मतलब विभवांतर और विद्युत धारा का समानुपाती है, मतलब विद्युत धारा बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इस स्लाइड में हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि यह जो है किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो जान लीजिए कि प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा है उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और तीसरा है उसके पदार्थ की प्रकृति यानी कि नेचर पर निर्भर करेगा। चलिए अब एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्रतिरोध की जो निर्भरता है, सबसे पहले चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध होता है ना, वो लंबाई के क्या होता है, वो लंबाई के अनुत्क्रमणपाती होता है। मतलब अगर लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध कम होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लेते हैं कि एक तार है, ठीक है, ये तार है, इस तार का लेंथ मान लेते हैं एल है। अगर इस तार का लेंथ, ठीक है, अगर एल है तो इसमें जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, इसके समानुपाती होगा। अगर मान लीजिए तार का लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और अगर ये तार छोटा होगा, ठीक है, ये तार छोटा होगा तो इसका प्रतिरोध भी छोटा होगा, प्रतिरोध भी कम होगा। यानी कि वही है कि जो प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई पर निर्भर करता है, कि लंबाई ज्यादा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर लंबाई कम होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा। उसके बाद अगला स्टेप है, देखिए उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे कि ये देखिए ये इसका एरिया में, ठीक है, ये वाला, जैसे कि अगर ये ज्यादा एरिया रहेगा और इसके बाद ये दूसरा एग्जाम्पल है ये कम एरिया वाला रहेगा, तो प्रतिरोध जो है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है। मतलब देखिए अगर ये एरिया, ठीक है, उसका अगर एरिया क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और अगर क्षेत्रफल ही कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है ना उसके क्षेत्रफल के एरिया के उल्टा होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। यानी कि आर जो होगा वो व्युत्क्रमणपात, वो जो आर होगा वो व्युत्क्रमणपाती होता है, किसका, एरिया का, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमणपाती होता है। तो दूसरा कंडीशन समझ गई। उसके बाद प्रतिरोध का तीसरा कंडीशन है उसके पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकृति मतलब नेचर पर निर्भर करता है। तो देखिए जैसे विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसको हम लोग इस तरह रो से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये रो यहाँ पे एल बटे ये लिख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ कि दोनों ये जो चालक की लंबाई था और एरिया था दोनों को मिलाने के बाद ये तीसरा कंडीशन उत्पन्न होता है। यानी कि देखिए वही चीज यहाँ पे है कि अगर प्रतिरोध ज्यादा तो लेंथ भी ज्यादा, प्रतिरोध कम तो लेंथ भी कम, लेकिन अगर प्रतिरोध ज्यादा तो या कम, और अगर प्रतिरोध कम तो एरिया ज्यादा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा देखिए विद्युत प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी यानी कि इसको रो से डिनोट करते हैं इस तरह सिंबल से, यह जो होता है पदार्थ का अभिलक्षणिक गुणधर्म होता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है।
धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो बहुत ही कम होती है। धातु और जो मिश्र धातु होता है इसका प्रतिरोधकता क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, तो 10⁻⁸ मीटर से लेकर के 10⁻⁻6 मीटर तक होता है। और जो विद्युत रोधी पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 10⁻12 मीटर से लेकर के 10⁻17 मीटर तक हो सकता है। उसके बाद इस स्लाइड में हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। देखिए इसका परिभाषा जान लीजिए पहले। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, क्या बताता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से सिरा मिलाकर जोड़ दें, जैसे कि ये है एक, यहाँ पे देखिए ये दूसरा प्रतिरोध है, तब जब दोनों का सिरा आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये कहलाएगा श्रेणी क्रम में जुट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि विद्युत धारा, इसका जो विद्युत धारा होगा कैसा होगा श्रेणी क्रम में, तो परिपथ के हर भाग में इसका जो विद्युत धारा होगा वो समान होगा। श्रेणी क्रम में जो विद्युत धारा होता है वो हर एक जगह क्या होगा, वो समान होगा, सेम कंडीशन से गुजरेगा। लेकिन इसका जो विभवांतर होगा, जो वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा। यानी कि कुल विभवांतर जो होगा वो अलग अलग प्रतिरोधकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 से करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए श्रेणी क्रम का एक फॉर्मूला निकल के आया कि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 R2 R3 इस तरह का। उसके बाद देखिए तुल्य प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से ज्यादा होता है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि सबको मिलाने के बाद जो प्रतिरोध होगा ना, जो किसी एक का प्रतिरोध होगा उससे कहीं ज्यादा होगा। चलिए अब हम लोग पासर और क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। देखिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ दो बिंदुओं के बीच जोड़ दिया जाए तो उसी को हम लोग पासर और क्रम संयोजन कहते हैं। क्या है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधक को एक साथ दो बिंदुओं पर जोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि ये है एक प्रतिरोधक, उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह का एक है, फिर यहाँ से इस तरह का एक है, सबको क्या करेंगे, दोनों साइड में एक बिंदु पर अटैच करेंगे। ठीक है, दोनों बिंदुओं को, तो ये कहलाएगा क्या, जो है पासर और क्रम संयोजन कहलाएगा। उसके बाद इसका जो विभवांतर की जान लीजिए, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी होगा वो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, हर जगह भी जो होगा वो समान होगा। लेकिन जो पासर और क्रम में जो विद्युत धारा होगा वो अलग अलग शाखाओं के योग के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे I इक्वल टू I1 I2 I3 इस तरह का होगा। यानी कि देखिए दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। पासर और क्रम में हर जगह वोल्टेज यानी कि विभवांतर समान होता है और विद्युत धारा का योग के बराबर होता है। लेकिन जो श्रेणी क्रम था वहां पे विद्युत धारा समान था और प्रतिरोधक के योग के बराबर था। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह का निकलेगा। इसको देखिए निकाल भी सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, वो I R होता है। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे R लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे I/V लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह करके सबका लिखिए, तो यहाँ पे 1/R हो जाएगा, ये R1 या R2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/, यहाँ पे V हो जाएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/, यहाँ पे V3 जैसा करके हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सब करके LCM ले लीजिए। जब यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, इस तीनों को यहाँ पे इस साइज में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ये तीनों को यहाँ पे ऐड करिए। जब तीनों को ऐड करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए V तो नीचे कॉमन रहेगा, यहाँ पे I1 प्लस यहाँ पे ये I2 प्लस यहाँ पे ये I3 रहेगा। और हम लोगों ने अभी देखा कि I का जो वैल्यू होता है वो I1 I2 I3 के बराबर होता है और बाकी V तो सब सेम होता है। यानी कि हम I1 I2 I3 के बदले ले सकते हैं I टोटल, यानी कि देखिए I यहाँ पे हो जाएगा और नीचे यहाँ पे कितना, ये V हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे I/V, तो I/V के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये V इक्वल टू यहाँ पे क्या, तो IR होता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इस R को नीचे ले आइए तो यहाँ पे कितना 1/R हो जाएगा और इस V को नीचे ले जाएगा, I/, यहाँ पे V हो जाएगा। तो इस I/V के बदले हम लोग यहाँ पे 1/, यहाँ पे R लिख सकते हैं। यानी कि वही यहाँ पे फॉर्मूला निकला है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह का निकलेगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला को इस तरह का निकाला गया है। तो बेसिकली आपको दो चीज याद रखना है, सवाल यहाँ से पूछता है एग्जाम में क्या, देखिए यहाँ पे एग्जाम में बेसिकली क्या पूछता है कि जो पासर और क्रम संयोजन होता है इसमें वोल्टेज और जो धारा होता है करंट क्या क्या होता है। तो याद रखिएगा पासर और क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है वो इक्वल टू होता है हर जगह, और जब जो धारा होता है वो सभी के शाखाओं का योग के बराबर होता है।
जस्ट इसी का उल्टा होता था श्रेणी क्रम में, वहां पे आई, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा बराबर होता था और विभवांतर का योग के बराबर होता था। यहां से याद रखेगा कि जो तुल्य प्रतिरोध होगा सबसे छोटे व्यक्तिगत प्रतिरोध से भी कम होगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो सबका योग करने के बाद जो आएगा ना, जो पहले जो इसका रहेगा उससे कम होगा यहाँ पे। चलिए अब हम लोग इस स्लाइड में श्रेणी क्रम बनाम पार्श्व क्रम में क्या क्या अंतर है और भी कुछ हम लोग जान लेते हैं इसमें। तो सबसे पहली बात इसका प्रॉपर्टी देखिए, विद्युत धारा। तो श्रेणी क्रम में विद्युत धारा तो समान रहेगा, लेकिन जो पार्श्व क्रम में ये अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है। लेकिन जो विभवांतर होता है वो श्रेणी क्रम में क्या होता है, बंट जाता है, लेकिन पार्श्व क्रम में समान होता है। उसके बाद जो उसका तुल्य प्रतिरोध होता है वो श्रेणी क्रम में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, लेकिन जो पार्श्व क्रम होता है इसमें घटता है। उसके बाद मुख्य हानि या लाभ जान लीजिए। तो एक अवयव खराब होने पर पूरा परिपथ ही टूट जाता है। अगर श्रेणी क्रम में कहीं एक जगह खराबी होगा तो पूरा परिपथ ही क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन जो पार्श्व क्रम होता है ये घरेलू वायरिंग में प्रयोग करा जाता है, क्योंकि उपकरणों को अलग अलग धारा चाहिए पर विभवांतर समान होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो है घरों में कौन सा यूज करते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन में हम लोग यूज करते हैं। और जो बिजली के तारों से लेकर के जो घर तक हम लोगों का जो लाइन बिजली पहुंचता है वहां पे हम लोग श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग ऊर्जा का प्रभाव यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो स्रोत की ऊर्जा का क्षय उष्मा के रूप में होता है और इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। क्या बताया गया है कि जब किसी प्रतिरोधक से विद्युत धारा प्रवाहित करा जाता है तो स्रोत की जो ऊर्जा का जो क्षय होने लगता है और इससे क्या होता है, उष्मा के रूप में होता है ये क्षय, जिसे हम लोग जूल का तापन नियम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक तार है, ठीक है, जब इस तार से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा का कुछ नष्ट होगा, क्षय होगा। जो वो ऊर्जा का जो क्षय हो रहा है वो किस रूप में होगा, वो उष्मा के रूप में ही होगा, हीट के रूप में होगा वो। और वही जो हीट के रूप में जो उष्मा का क्षय हुआ उसी को हम लोग जूल का नियम कहेंगे, जूल के ताप का नियम कहेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, H इक्वल टू यहाँ पे क्या, वो I²RT होता है। जिसमें देखिए ये जो उष्मा की जो निर्भरता है ना वो धारा के वर्ग के अनुत्क्रमणपाती होता है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर धारा ज्यादा जाएगा, ठीक है, धारा के वर्ग के अनुत्क्रमणपाती का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो धारा होगा ना वो इक्वल टू होगा किसका, हीट का। धारा का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हीट का, उष्मा का होगा। उसके बाद जो प्रतिरोध के जो अनुत्क्रमणपाती होता है किसका, प्रतिरोध का। मतलब अगर देखिए अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो हीट उष्मा भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा तो हीट यानी कि उष्मा भी कम होगा। उसके बाद इस समय का भी क्या होता है, अनुत्क्रमणपाती होता है, यानी कि समय ज्यादा तो हीट ज्यादा, समय कम तो हीट कम। सोचने वाली भी बात है, ठीक है। अगर ज्यादा समय तक तार से विद्युत धारा गुजरेगा तो ज्यादा हीट होगा, तो ज्यादा प्रतिरोध उसमें होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे व्यवहारिक अनुप्रयोग, तो कहाँ कहाँ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए विद्युत हीटर में प्रयोग करते हैं, विद्युत इस्त्री में यानी कि आयरन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि टंगस्टन बनाने में प्रयोग करते हैं। फिर विद्युत फ्यूज बनाने में प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, जिसमें हम लोग इसको वाट से डिनोट करते हैं। और 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, तो किलोवाट पर घंटा, जिसे सामान्यतः यूनिट कहती हैं। और 1 किलोवाट पर घंटा जो होता है, और 1 किलोवाट घंटा जो है कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी कुछ याद रखिएगा एक रिवीजन के तौर पर कि देखिए P बराबर VI होता है, ठीक है। P बराबर VI फार्मूला होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P बराबर I²R। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे देखिए V के बदले में IR बैठा दिया, तो V के बदले में IR जब बैठाएंगे तो I² हो जाएगा, तो I²R यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर का V²/R। कैसे लिख सकते हैं, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे P बराबर I²R था तो इसको हम लोग P बराबर V²R भी लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसको स्क्वायर कर दीजिए, जब इस V² को जब करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, I²R² हो जाएगा। यानी कि देखिए अगर I² का मान बैठाना चाहेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ऊपर में V² और नीचे यहाँ पे R² हो जाएगा। और ये होगा किसका, ये I² का वैल्यू होगा।
तो आई स्क्वायर की जगह हम क्या बैठाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर, यहाँ पे ये आर स्क्वायर बैठाएंगे, तो ये बैठा दिए। और यहाँ पे देखिए कितना था, ये ऊपर में एक आर पहले से ही था, तो इस आर से इस आर को काट दीजिए, तो फाइनली कितना बचेगा, वी स्क्वायर बटे आर बचेगा, यानी कि पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखने से आप अलग अलग डिराइव्स को कर सकते हैं फॉर्मूला में। चलिए अब हम लोग इस स्लाइड में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला और उसका मात्रक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, यानी कि आई बराबर क्या था, क्यू बटे टी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा विभवांतर, यानी कि वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है, और इसका मात्रक वोल्ट यानी कि वी होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ओम का नियम, ठीक है, यानी कि वी बराबर आई आर होता है, और आर का मात्रक ओम होता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रतिरोधकता, ठीक है, देखा, जिसका फॉर्मूला था आर बराबर क्या, ये रो एल बटे ये होता है, और इसका जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। उसका श्रेणी क्रम प्रतिरोध के बारे में हम लोग जाने, यानी कि आर इक्वल टू R1 R2 R3 इस तरह का। उसका पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में देखिए, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरह का। उसका जूल का तापन नियम, यानी कि हीट के नियम के बारे में देखिए, जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जिसमें इसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद विद्युत शक्ति यानी कि P के बारे में जान, जो कि P इक्वल टू वी आई और इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या फिर हम लोग वी स्क्वायर बटे आर लिख सकते हैं, और इसका मात्रक वाट होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक ना, तो देखिए ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए स्लाइड को एक बार याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जो चैप्टर का आखिरी में कुछ सवाल यहाँ पे दिया गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और आई इक्वल टू क्यू बटे टी, जिसका मात्रक ए होता है। फिर विभवांतर, जिसको वी से डिनोट करते हैं, तो प्रवाह का कारण बनता है। इसका प्रतिरोध आर उसका विरोध करता है, इसका जो प्रतिरोध आर है उसका विरोध करता है। उसके बाद ओम का नियम वी इक्वल टू आई आर होता है, और इन तीनों को जोड़ने का काम करता है। फिर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ता है, ठीक है, और पार्श्व क्रम इसका उल्टा होता है। ऊर्जा का क्षय ऊष्मा है वो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और शक्ति P इक्वल टू वी आई के रूप में होता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगला चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।